जिनको मैं कवि श्रेष्ठ बोलता हूँ, ऐसे हम सबके अभिभावक तुल्य आदरणीय उदय प्रताप जी। मंच पर तो बड़ा स्वस्थ मंच है। विधान परिषद सदस्य द्वय पवन जी, मुकेश जी, न्यायमूर्ति अशोक जी, आदरणीय नीरज जी के सुबोध गुंजन जी, पल्लव नीरज जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे आदरणीय राजेश पांडे जी, और पल्लव नीरज जी को तो मैंने बोला, आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, हर्षवर्धन जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, रूपा जी, और आदरणीय भीष्म जी के साथ साथ मैं बहुत सारा स्वस्थ मंच देख रहा हूँ। पंकज प्रसून जी हैं, तो हमारे कवि, बहुत सारे कवि हैं। मैं तो आदरणीय सक्सेना जी, विष्णु जी से लेकर सभी सम्मानित कविगण, हरिओम जी एक अच्छे गीतकार, एक अखिलेश जी एक अच्छे लेखक और कवि, लखनऊ के जिलाधिकारी आदरणीय गंगवार जी, आदित्य जी, और सभी उपस्थित महानुभाव। नीरज जी के कार्यक्रम में आना अपने आप में एक सौभाग्य है। और जब मैंने सर्वेश अस्थाना जी के द्वारा सुना कि ऐसा एक कार्यक्रम है, तो मेरे मन में यही कहा कि इसमें तो हर्षवर्धन अग्रवाल जरूर होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि आदरणीय नीरज जी के बारे में ये कई बार मुझे कार्यक्रमों में ले गए, और आदरणीय नीरज जी का जो स्नेह और सानिध्य मिला, उसमें हर्षवर्धन जी का भी योगदान था, क्योंकि ये साहित्यकारों से मुझे बहुत मिलाते थे। और कई बार जब उनको तो खैर वो पद्मश्री थे, पद्म विभूषण बने, फिल्म फेयर 3 बार मिला आदरणीय नीरज जी को। और नीरज जी के बारे में एक लंबी गाथाएं सब लोग जानते हैं। उनकी पिक्चर्स में, फिल्म में शर्मिली और जो मेरा नाम जोकर, ये 3-4 प्रेम पुजारी ऐसी पिक्चर थी जिसके गाने हर व्यक्ति के मुंह पर आज भी हैं। तो नीरज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन एक बात सत्य थी उनके बारे में कि वो अति साधारण थे। क्योंकि मैं पहली बार, मेरी आदत थी कि पांडेगंज में कवि सम्मेलन होता था, तो मेरे पिताजी के पास 2 एम्बेसडर गाड़ी थी, लेकिन वो दूसरों को दे देते थे, खुद लूना से चलते थे। और मैं छोटा तो मुझे पीछे बैठा लेते थे और कवि सम्मेलन में जाते थे। और जब कोई कवि कहता था तो उससे पूछते थे कि इसने कहा क्या, इसका अर्थ क्या हुआ। तो हम लोग बात किया करते थे नीचे बैठ के। लेकिन आदरणीय उन्होंने कहा कि चुप रहना, आज कुछ मत बताना। मैंने कहा क्यों? कहले गोपाल दास नीरज आने वाले। अब वहां तक तो ठीक था, मैं समझा छोटा था, लूना में पीछे बैठ कर गया था। तो हमने कहा बहुत, तो जैसे कवि के बारे में आजकल भी होता ना कि एकदम बड़ा समंच होता है, एक प्रतिभा दूसरी भी होती है, वायुमंडल बदला है समय के अनुसार, तो कवि का स्वरूप बदला है, और कवि का हाव भाव, रहन सहन, इन सब में परिवर्तन आया है। भाषा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, अच्छा भी आया, खराब भी आया। लेकिन उस समय नीरज जी के बारे में मेरा था कि कवि बहुत बड़े आए तो बहुत बड़ा आवरण होगा, लेकिन बगैर प्रेस किए हुए पैजामा और जो दुपट्टा टाइप का पहने थे वो अंगोछा था। और जब उनके बगैर मुसली हुई बाहें मैंने देखी कुर्ते की, तो मुझे लगा कोई साधारण व्यक्ति आया है। हम पिताजी को बउआ बोलते थे। मैं कहा बउआ, ये बड़े आदमी तो नहीं है, आप कह रहे थे बड़े आदमी आ गए। चुप, ऐसा नहीं बोलते। और पूरा रात, जब आखिर में उनका नंबर 4 बजे सुबह आया, हम लोग वहीं बैठे रहे। 4 बजे सुना तो मैंने उनकी चीज़ों को, हम लोग पिताजी ने बोला था नोट करके ले जाना। मैं नोट करके घर गया, उसको गुनगुनाता रहा। आज भी मुझे याद है कि वो एक चीज़ बोला करते थे। वो बाद में भी उन्होंने कई बार उसको कहा, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में लगेगी सदियों, लगेगी आपको सदियां हमें भुलाने में। ये जब वो गुनगुनाने के पहले उन्होंने पूरा एक लय तारतम्य उन्होंने बनाया और गाया। पूरा वातावरण शांत, जैसे लग रहा था कि चुने हुए लोग
किसी ऐसे वातावरण में हैं जो वातावरण गुंजायमान था लेकिन शांत था। आदरणीय नीरज की प्रतिभा को, नीरज जी की प्रतिभा को मैंने फिर बहुत पास से देखा। एक बार मैं मानी अटल, बाद में मैं बड़ा हुआ, राजनीति के मैं प्रोफेसर था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, लेकिन राजनीति के कई मुहाने पर जाने का और रहने का अवसर मुझे मिला। आदरणीय अटल जी के 5 चुनाव में मैं रहा और अंतिम चुनाव में तो सारे कुछ गतिविधियों से मैं बड़े निकट से संबद्ध रहा। एक दिन अचानक उनके पीए का फोन आया मेरे पास। उनका, देखो नेतागिरी मत करना, डॉक्टर साहब सीधे चुपचाप आना, फलानी जगह पर नीरज जी हैं, उनको लेकर इस स्थान पर आ जाना और किसी से मत बताना और अकेले आना। मैं समझा होगा क्या। मैं लेकर आदरणीय नीरज जी को एक हजरतगंज के पीछे गोखले मार्ग के पास में एक मकान था, वहां पर लेकर मैं गया। बिल्कुल सन्नाटा था, एक भी कुछ गाड़ी कुछ नहीं। दरवाजा खटखटाया तो उनके निजी सचिव महोदय मिले और एक शर्मा जी, आदरणीय अटल जी का कुछ लेख लिखा करते थे या कविता बोलते थे, उसको कोई अच्छी बोलता था उसको नोट करते थे, वो थे। और मानी अटल जी बैठे थे। और जब मैं नीरज जी को लेकर गया तो अटल जी एकदम जैसे कोई का गर्मजोशी से स्वागत करता है। गर्मजोशी से स्वागत करने के बाद बोले, नीरज जी पहले आप कुछ खाएंगे? नीरज जी ने कहा, खाने का मन तो नहीं है, पिएंगे? तो उन्होंने कहा, जो भी करेंगे साथ साथ करेंगे। चाय आई, थोड़ा सा नाश्ता आया और दोनों ने, नहीं सही में, हाँ, आपको मैं बिल्कुल भी असत्य, जैसे आप तो भगवान कसम खा जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने तो सही में कहा। और तो उन्होंने कहा कि पूरा भरपेट खा लीजिए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो बोलते हैं ना कि वॉशरूम की तरफ कि आपका उनका कि हम दोनों हल्के भी हो जाए और तुमको भी जाना तुम भी हो जाओ। मैंने समझा ये होने वाला क्या है आखिर। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ 1.5 घंटा या हो सकता 1.25 घंटा, 2 महान पुरुष आमने सामने, और एक भी व्यक्ति उनका, एक केवल शर्मा जी लिखने वाले और निजी सचिव महोदय का तो केवल घूम घूम के था, बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, कोई शोर तो नहीं मचा रहा, लेकिन वो बिल्कुल बाहर। और मैं भी बैठा था, उनका जो कुछ हो तो तुम भी नोट कर लेना जो चीज रह जाए। और एक चीज अटल जी बोलते थे, विषय रखे जाते थे, 15-20 विषय थे और उसमें उसी समय कविता बनती थी। एक कविता अटल जी कहते थे तो नीरज जी गुनगुनाते थे, धीरे गुनगुनाते गुनगुनाते फिर लय पकड़ती थी और लय इतनी जोर से होती थी कि उसके साथ ही अटल जी भी अगली लाइन को गाने लगते थे। एक क्रम 2 आशु कवियों का महामिलन मैंने अपनी यही आंखों ने मेरी देखा। तो मुझसे लोग पूछते हैं कि अभी एक इंटरव्यू में मुझे पॉडकास्ट जो होता है उसमें मुझसे परसों नरसों कोई पूछ रहा था, आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? आपने बड़े सारे पद पाए, आपको आत्मसंतुष्टि कहाँ मिली? तो मैंने उनको यही कहा कि 2 महापुरुषों का जिनकी शताब्दी साथ साथ मनाई जा रही है, उन 2 सदपुरुषों के साथ में 1.25 घंटा अकेले में बैठकर उनके वचनों का श्रवण करना और उनको लिपिबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य शायद किसी को नहीं मिल सकता। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने और मैं समझता हूं कि कवियों के प्रधानमंत्री कोई थे तो आदरणीय गोपाल दास नीरज थे। और ये आज मैं आपके मंच पे कह रहा हूं और इनके मुंह पे नहीं कहना चाहिए था। हमारे आदरणीय नहीं हमारे जो भीष्म पितामह है कवि के उदय दादाजी, इनके साथ बैठने का जो मुझे कई अवसरों पर सौभाग्य मिला है। आज कोई मुझसे कभी पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि मैं आदरणीय उदय जी के साथ मंच पर बैठा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो लखनऊ में कहता हूं कि तमाम उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा, लेकिन काव्य संरचना का जो भाव है वही इस लखनऊ की साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्षी विषाणहीना कि साहित्य संगीत कला के बगैर व्यक्ति बगैर पूछ के पशुओं के समान है जो कहा जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसको मनुष्य बनाने का काम कवियों ने किया है
और उन चंद कवियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें आदरणीय नीरज जी आएंगे। नीरज जी का चौराहा जैसे उनका मृत्यु हुआ तो आदरणीय हर्षवर्धन जी, सर्वेश जी तो उनके चहेते हैं। लोग मेरे पास में आए तो वो चौराहा जो गोमती नगर का है, गोपाल दास नीरज चौराहा बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। नीरज चौक, गोपाल दास नीरज चौक बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। उसके बाद तमाम कार्यक्रम हम लोगों ने साथ साथ उनकी स्मृति में किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन हम लोग का वो निरंतरता का भाव रहा और आज भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। हर्षवर्धन जी, आपको मैं शुभकामना इसलिए देता हूँ, रूपल जी आप दोनों को, कि आपने कई कवियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। ये मेरे पास में अनवर जलालपुरी साहब को लाए थे और उनका मैंने अपने हाथ से पद्मश्री वाला भरा और उनका जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ, उन्होंने गीता को उर्दू गजल में लिखा। आज भी वो अमर हो गए। और योगेश प्रवीण जी का किस्सा भी मुझे याद है। साधारण, कितना जो कवि और लेखक है कितना साधारण होता है कि योगेश प्रवीण जी सुबह 5 बजे के आसपास आए होंगे। मैंने कहा आप क्यों आए हैं? बोले आपने मेरा पद्मश्री वाला फॉर्म भरा था और संतुष्टि की थी, मुझे पद्मश्री मिल गया है। मुझे सम्मान की चिंता नहीं थी, लेकिन लोग मुझे जान रहे हैं। और वो अति साधारण पुरुष चले तो उनके नाम का भी चौराहा बनाने का सौभाग्य हम लोग को मिला। रकाबगंज का जो चौराहा था वो योगेश प्रवीण चौराहा कहलाता है। और अनवर जलालपुरी का जो मान सम्मान था, मैं सोचता हूँ कि उनके नाम पर भी एक सड़क हो, ऐसा मैं आग्रह करूँगा। तो आज नीरज जी के उसमें इतने बड़े बड़े कवि आए हैं, मैं सभी का साधुवाद दूंगा। और मैं जानता हूँ कि जब कवि सम्मेलन होने वाला हो तो दर्शकों की बेचैनी बढ़ जाती है। किसी भी नेता को सुनने के लिए हो, मन ही मन साधुवाद की जगह मैं समझता हूँ कुछ और देते होंगे, लेकिन आप कह देंगे तो फिर और बोल दूंगा इसलिए नहीं बोलूंगा। सर्वेश जी एक अच्छा, इन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति हैं, काव्य रचना करते हैं और हास्य में इतनी भगवान की कसम इन्होंने खाई है कि दाढ़ी में तिनका दिखाई पड़ता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।